अनुपमा का कदम जैसे ही कोठारी हाउस की दहलीज पर पड़ता है, उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश और डर की लहर उठती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ सिर्फ उसका स्वागत नहीं, बल्कि सवालों और नफरत का एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। राही जब उसे बड़े उत्साह के साथ घर के अंदर ले जाती है और अपनी माँ की मौजूदगी का ऐलान करती है, तो अनुपमा की नज़रें सबसे पहले वसुंधरा जी यानी मोतीबा को ढूंढती हैं, जिनके लिए वो बड़े ही प्रेम और चिंता के साथ गुंधा हुआ आटा लेकर आई थी। ये आटा महज एक खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि अनुपमा का एक प्रयास था कि वो अपनी बेटी की दादी की सेहत का ख्याल रख सके, क्योंकि वो जानती थी कि इस उम्र में थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बीपी को कितना बढ़ा सकता है। पर मोतीबा के लिए अनुपमा का ये प्रेम एक दिखावा मात्र था। मोतीबा का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था जब उन्होंने बड़ी ही कड़वाहट के साथ कहा कि अगर अनुपमा उनके घर आना बंद कर दे तो शायद उनका बीपी कभी बढ़े ही ना और उन्हें किसी भी परहेज की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अनुपमा ने बड़े ही धैर्य से उनकी हर बात को सुना, क्योंकि वो एक माँ होने के नाते समझती थी कि रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो, कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। राही बीच में कूदती है और अपनी दादी को समझाती है कि उसकी मम्मी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन घर के बाकी सदस्य जैसे मीता, माही और गौतम की नज़रों में अनुपमा अब एक सम्मानित सदस्य नहीं, बल्कि उनके व्यापार और सुकून को बर्बाद करने वाली एक दुश्मन की तरह थी। मीता बड़े ही व्यंग्य से कहती है कि अनुपमा के एक सही कदम से दोनों परिवारों की दूरियां खत्म हो सकती हैं, पर वो सही कदम उनके लिए सिर्फ चौल वालों का साथ छोड़ना था, जबकि अनुपमा के लिए सच्चाई का रास्ता कुछ और ही था। माही, जो अनुपमा की अपनी बेटी है, वो भी आज अपनी माँ के खिलाफ खड़ी थी और उसे याद दिलाती है कि उसकी ममता का हक सिर्फ राही पर नहीं, बल्कि उस पर भी है जो इस घर की बहू बनने वाली है। पर अनुपमा की चिंता आज सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ चौल में एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, जहां लोग गुस्से में पागल हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि अनुपमा ने उन्हें धोखा देकर रजनी देसाई और कोठारी परिवार से हाथ मिला लिया है। वो लोग जो कल तक अनुपमा को देवी मानते थे, आज वही उसका सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं और उसे आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनका गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही है। सरिता ताई और जस्सी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अनुपमा उन्हीं के लिए लड़ने गई है, पर भीड़ जब गुस्से में होती है तो वो तर्क नहीं सुनती और अनुपमा के पुराने यादों वाले सामान को आग के हवाले कर देती है। जस्सी चिल्लाकर उन्हें उनकी कायरता का एहसास करवाती है कि सच में बुलडोजर के सामने खड़े होने का वक्त था, तब कोई सामने नहीं आया और आज एक औरत के पीछे उसके घर के सामान को जलाकर वो खुद को बहादुर समझ रहे हैं। ये आग सिर्फ सामान में नहीं लगी थी, बल्कि अनुपमा के विश्वास में लगी थी। लेकिन अनुपमा जब कोठारी हाउस में खड़ी होकर महाभारत का उदाहरण देती है, तो उसकी आवाज़ में एक अलग ही गरज थी। वो बताती है कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह तो सिर्फ युद्ध का था, पर असली चक्रव्यूह तो अर्जुन के सामने था, जहां संबंध और सत्य के बीच चुनाव करना था, और कान्हा ने हमेशा सत्य को चुनने की सीख दी है। अनुपमा ने वहां मौजूद हर शख्स को बता दिया कि वो भले ही अपनी बेटियों से प्यार करती है, पर वो किसी भी रिश्ते के लिए उन गरीब चौल वालों का हक नहीं मरने देगी, क्योंकि अमीर आदमी का नुकसान तो सिर्फ एक टेम्परेरी घटना है, पर गरीब का नुकसान उसकी पूरी जिंदगी की बर्बादी है। कुठारी परिवार के हर सदस्य के लिए अनुपमा का ये अटल फैसला किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक माँ होने के नाते वो अपने बच्चों की खुशी के लिए झुक जाएगी। पर अनुपमा ने साफ कर दिया कि उसके लिए उसका ज़मीर सबसे ऊपर है। राही, जो अब तक अपनी माँ का पक्ष ले रही थी, वो अब टूटकर बिखरने लगती है और सवाल करती है कि क्या उसकी माँ के लिए उन अजनबी चावल वालों की कीमत उसकी अपनी बेटियों से ज़्यादा है, और क्या वो अपनी ही बेटियों का घर उजाड़ने पर तुली है। माही भी बड़ी ही निराशा के साथ कहती है कि अनुपमा को शायद तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो सब कुछ तबाह ना कर दे, और उसे लगता है कि उसकी माँ महानता का मुखौटा पहनकर उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना रही है। अनुपमा उनके हर इल्ज़ाम को बड़े ही शांत मन से सहती है, क्योंकि वो जानती है कि आज वो जो कर रही है वो उनकी भलाई के लिए ही है। लेकिन उसे दुख इस बात का है कि उसके अपने बच्चे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। मोतीबा और गौतम भी उस पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ रजनी देसाई से पुराना बदला लेने के लिए इस युद्ध को बढ़ावा दे रही है। पर अनुपमा उन्हें समझाती है कि जब हम अपने सामने बुरा होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, तो हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। वहीं पराग कुठारी, जो अब तक इस सारी बहस को बड़े गौर से सुन रहा था, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि वो एक व्यापारी होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी था, और उसने देखा कि कैसे रजनी देसाई ने उसे और अनुपमा दोनों को धोखे में रखा। पराग का ऐलान कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है, पूरे कोठारी परिवार के लिए एक बिजली गिरने जैसा था, क्योंकि इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान होने वाला था। पर पराग ने साफ कर दिया कि वो मिट्टी का शेर नहीं है जो किसी के भी धोखे को चुपचाप सह ले।
मोतीबा अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, उसे डर दिखाती है बर्बादी का। पर पराग अब अनुपमा की सच्चाई से प्रभावित हो चुका था और उसने तय कर लिया था कि वो गलत का साथ नहीं देगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दूसरी तरफ रजनी देसाई अपनी जीत के जश्न में डूबी हुई थी और उसे लगता था कि भारती, जो उसकी बेटी है, वो हमेशा उसका साथ देगी। लेकिन भारती ने उसे आईना दिखाया कि वो अनुपमा के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि अनुपमा ने उसे वो सम्मान दिया जो उसकी अपनी माँ ने कभी नहीं दिया था। भारती की बातें रजनी के लिए किसी खंजर की तरह थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुपमा जैसी एक साधारण औरत में ऐसा क्या है कि उसके अपने सदस्य उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। रजनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो नए तरीके से अनुपमा को तबाह करने की साजिश रचने लगती है, जिसमें वो कानून और ताकत का गलत इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। कोठारी हाउस में अब अनुपमा अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसके अपने ही बच्चों ने उससे मुंह घेर लिया था। पर उसके साथ प्रेम खड़ा था, जो उसके हर सही फैसले में उसकी ढाल बन रहा था। अनुपमा को लग रहा था कि ये युद्ध अब सिर्फ चावल बचाने का नहीं रहा, बल्कि ये उसकी अपनी ममता और उसके सिद्धांतों की अग्नि परीक्षा बन गया है, जहां उसे हर पल ये एहसास करवाया जा रहा है कि वो एक बुरी माँ है। लेकिन अनुपमा ने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेगी, क्योंकि अगर आज वो पीछे हट गई तो दुनिया से इंसानियत और सच्चाई का विश्वास उठ जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ी उसे एक ऐसी माँ के रूप में याद रखे जो डर गई थी। जब सारे कोशिशों के बाद भी अनुपमा नहीं झुकती तो मोतीबा एक बहुत बड़ा पासा फेंकती हैं और वो अनुपमा के सामने एक ऐसा सौदा रखती हैं जो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा लालच हो सकता था। मोतीबा कहती हैं कि अगर अनुपमा चौल गिरने दे और रजनी देसाई का विरोध करना बंद कर दे तो वो परी को हमेशा के लिए इस घर की बहू स्वीकार कर लेंगे और ईशानी के लिए एक बहुत बड़ा करियर और रिश्ता ढूंढेंगी, जिससे पूरे शाह परिवार की किस्मत बदल जाएगी। ये सौदा सुनकर एक पल के लिए सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोतीबा ने रिश्तों की बोली लगाई थी, पर अनुपमा ने बिना किसी देरी के इस सौदे को लात मार दी, क्योंकि उसके लिए रिश्ते बिकाऊ नहीं होते और वो किसी भी गरीब की छत को छीनकर अपने परिवार का महल नहीं बनाना चाहती थी। अनुपमा ने मोतीबा को बड़े ही करारे शब्दों में जवाब दिया कि भले ही वो उसे गवार कहें, पर उसने कभी अपनों की खुशी के लिए किसी दूसरे का गला नहीं घोटा और यही उसका सबसे बड़ा संस्कार है। प्रेम ने भी अनुपमा का पूरा साथ दिया और मोतीबा को उनकी इस गिरी हुई सोच के लिए खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद मोतीबा ने अनुपमा को घर से निकल जाने को कहा और बद्दुआ दी कि वो हमेशा अकेली ही रहेगी। अनुपमा वहां से निकलकर सीधा अदालत जाती है, पर वहां का माहौल देखकर उसे एहसास होता है कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं पर अमीर की जेब में है, क्योंकि कोई भी वकील या जज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रजनी देसाई वहां आकर उसका मजाक उड़ाती है और उसे बताती है कि ताकत के सामने सच्चाई हमेशा हार जाती है। पर अनुपमा ने अब सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया और एक ऐसे वीडियो के जरिए पूरे देश को रजनी देसाई का असली चेहरा दिखाया, जिससे सुनामी आ गई। मीडिया की भीड़ रजनी के घर के बाहर जमा हो जाती है और उससे सवाल पूछने लगती है, पर अनुपमा ने यहाँ भी अपनी महानता दिखाई और रजनी की निजी जिंदगी और उसकी बेटी के रिश्तों पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहती थी। रजनी को लगता है कि वो अनुपमा को डरा देगी और इसलिए वो बिल्डर को भेजकर चौल में 3 दिन का नोटिस लगवा देती है कि अगर 3 दिन में घर खाली नहीं हुए तो बुलडोजर सब मिट्टी में मिला देगा। चौल के लोग डर के मारे कांप रहे थे, पर अनुपमा ने उन्हें हिम्मत दी और उन सब औरतों को लेकर रजनी देसाई के घर के बाहर धरना दे दिया, जहां उन्होंने दिन रात नारेबाजी शुरू कर दी। अनुपमा की ये जिद रजनी के लिए मुसीबत बन गई थी, क्योंकि मीडिया की नज़रें हर वक्त उन पर थीं और रजनी का पॉलिटिकल और सोशल करियर खतरे में पड़ गया था। रजनी ने अब आखिरी रास्ता अपनाया और एक ऐसी साजिश रची जिसमें वो अनुपमा को हमेशा के लिए चुप करवाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनुपमा के साथ अब पूरा देश और स्वयं ईश्वर की शक्ति है। चौल की गलियों से लेकर कोठारी हाउस के आंगन तक अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि क्या सच्चाई की जीत होगी या पैसा जीत जाएगा। अनुपमा ने हर कदम पर यह साबित किया कि एक अकेली औरत अगर ठान ले तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला सकती है, और उसका ये संघर्ष आने वाले एपिसोड्स में और भी भयंकर रूप लेने वाला है, जहां रजनी अपने सारी हदों को पार कर देगी। अनुपमा को अपने बच्चों की नफरत भी मिल रही है और दुनिया का ताना भी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर है, क्योंकि वो जानती है कि वो सत्य के मार्ग पर है और जब तक कान्हा जी उसके साथ हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखना ये होगा कि जब बुलडोजर चौल के सामने खड़ा होगा तब अनुपमा कैसे उन गरीबों के आशियाने को बचाती है और कैसे रजनी देसाई के धोखे का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने कानूनी तौर पर करती है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन गई है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है।